बकौल कमांडो खालिद के इसके आगे भोपाल का शहर था। मैं इसी तरह रेंग कर भोपाल नहीं जा सकता था। रास्ते में कदम कदम पर खतरा था। सबसे आसान तरीका यही था कि मैं किसी तरह ललितपुर के स्टेशन से भोपाल जाने वाली गाड़ी पकड़ लूं। पहले तो ये पता करना था कि ललितपुर का रेलवे स्टेशन कहाँ है। इसका आसान तरीका ये था कि मैं दिन निकलने से पहले पहले रेलवे लाइन का सुराग लगाऊं और फिर इसके साथ साथ चलता रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाऊं। मुझे अब शहर में जाने की जरूरत नहीं थी। मैं वहीं से खेतों की तरफ जाने वाली सड़क पर हो गया। मैंने शहर से निकलते ही चारों तरफ जरा ऊपर करके निगाह दौड़ाई कि शायद कहीं मुझे रेलवे के सिग्नल की बत्ती नजर आ जाए। जब रेलवे सिग्नल किसी तरफ भी दिखाई न दिया तो मैं शहर की आबादी से हटकर जनूब की तरफ तेजी से रेंगने लगा। एक जगह नहर आ गई। नहर के ऊपर छोटा सा पुल था। मैं पुल पर से गुजर गया। आगे नशेबी जगह थी। इसके आगे थोड़ी सी चढ़ाई थी। जैसे ही मैं चढ़ाई चढ़कर लंबे से बंद के ऊपर आया, सामने रेलवे की पटड़ी बिछी हुई थी। यहाँ जमीन ऊंची थी तो ये कोई बंद नहीं था, बल्कि इस पार से रेलवे लाइन गुजरती थी। दूर स्टेशन की सुर्ख और सब्ज बत्तियां झिलमिला रही थी। मैं रेलवे लाइन के साथ साथ स्टेशन की रोशनियों की तरफ रेंगने लगा। जब इस जगह पहुंचा जहां से रेलवे लाइन प्लेटफार्म में दाखिल हो रही थी तो बोर्ड लगा था जो हर स्टेशन पर प्लेटफार्म के शुरू में लगा होता है। इस पर बिजली की रोशनी पड़ रही थी और इस पर अंग्रेजी और हिंदी जुबान में ललितपुर लिखा हुआ था। जब इस बात की तस्दीक हो गई कि ये ललितपुर ही है और मैं भोपाल की तरफ ही जा रहा हूँ, जहाँ मेरी बीवी और मेरी महबूबा जमीला मेरा इंतजार कर रही है और जो मुझसे दूर नहीं है, लेकिन भोपाल पहुंचना भी एक मरहला था। सबसे पहले तो मुझे ये मालूम करना था कि कौन सी गाड़ी किस वक्त भोपाल की तरफ जाएगी। ये मुझे कोई दूसरा आदमी ही बता सकता था। ये कोई दिल्ली या मुंबई जैसा बड़ा स्टेशन नहीं था कि जहां बोर्ड पर लिखा हो कि फलां गाड़ी फलां शहर को इस वक्त जाएगी। ललितपुर के प्लेटफार्म पर काफी रोशनी थी और मुसाफिर भी दूर से नजर आ रहे थे। मैं प्लेटफार्म पर चढ़ने की बजाय दूसरी तरफ हो गया जहां स्टेशन के अहाते की दीवार थी। दीवार के करीब ही से एक कुत्ता जोर से भौंकने लगा। मैंने सोचा कि बाहर की तरफ से स्टेशन में दाखिल होना ज्यादा महफूज और मुनासिब रहेगा। इस ख्याल से मैं दीवार पर चढ़ गया और रेंगता हुआ दूसरी तरफ उतर गया। दूसरी जानब मेरा ख्याल था स्टेशन के सामने वाली कोई सड़क होगी, मगर वहाँ छोटा सा मैदान था जहाँ 3-4 झुग्गियां सी बनी हुई थी। ये खाना बदोशों की झुग्गियां लगती थीं। इनके पीछे स्टेशन की इमारत की रोशनियां थी। मैं बड़े इत्मीनान से झुग्गियों के दरमियान से होकर गुजरने लगा। जैसे ही मैं तीसरी या चौथी झुग्गी के पास गया, मुझे जोर जोर की 3-4 फनकारें सुनाई दी और इसके साथ ही झुग्गी में से 4 स्याह रंग के बड़े बड़े सांप निकल आए, जिन्होंने मुझे अपने घेरे में ले लिया। चारों के चारों सांप मुझसे कोई 10 गुना बड़े सांप थे। वो अपने फन खोले जमीन से 3-3 फीट बुलंद होकर खड़े थे, झूम रहे थे और मेरी तरफ टिकटिकी बांधे देख रहे थे। इस किस्म की सूरत हाल से मुझे कभी वास्ता नहीं पड़ा था। मैं छोटा सा सांप था, अगरचे मैं इंसानों की तरह बात कर सकता था और इंसानों की तरह सोच सकता था, मगर इन चारों ताकतवर सांपों का मुकाबला नहीं कर सकता था। इनके तेवर बता रहे थे कि वो मुझे पकड़ना चाहते हैं। यहाँ मैंने अपनी इंसानी ताकत का इस्तेमाल किया और जोरदार आवाज में 3-4 बार शी किया कि शायद सांप डर कर इधर उधर हो जाएं, लेकिन इनमें से कोई भी सांप अपनी जगह से ना हटा। फिर मैंने इंसानी आवाज निकाल कर इन्हें डराने की कोशिश की और कहा, भाग जाओ भाग जाओ। मेरी इंसानी आवाज सुनकर एक लम्हे के लिए वो बिल्कुल साकत हो गए। इसके बाद उन्होंने ज्यादा शिद्दत से फनकारना शुरू कर दिया। इतने में झुग्गी में से एक बूढ़ी औरत बाहर निकलकर सांपों के करीब आई और इधर उधर देखने लगी। इसने जरूर मेरी इंसानी आवाज सुन ली थी और ये अब देख रही थी कि अभी अभी जो आदमी यहाँ बोला था वो कहाँ है। फिर इसने मुझे घूर कर देखा। 2 सांपों ने मुझ पर हमला कर दिया और एक ने मुझे अपने मुंह में पकड़कर उठा लिया। बूढ़ी औरत ने सांप को डांटा और मुझे इसके मुंह से निकालकर बड़े गौर से मेरा जायजा लेने लगी। चारों सांपों ने अपने फन समेट लिए थे। बूढ़ी औरत के सर के बालों की मैली कुचैली लिटें दाएं बाएं लटक रही थी। इसने मुझे गर्दन से पकड़कर उठाया हुआ था। वो मुझे लेकर अपनी झुग्गी की तरफ जाने लगी तो मैंने अपने जिस्म को झटका देकर छुड़ाने की कोशिश की, ताकि इससे पहले कि ये पुरस्रार औरत मुझ पर कोई मंत्र फूंक कर मुझे अपने कब्जे में करे, मैं फरार हो जाऊं। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि मेरे जिस्म में वो फुर्ती नहीं रही थी। तब मुझे याद आया कि जब बड़े सांप ने मुझे अपने मुंह में उठाया हुआ था तो
मेरी गर्दन में एक सुई सी चुभी थी। जरूर ये जहर की हल्की सी मिकदार थी जिसने मेरे जिस्म में दाखिल होकर मेरे जिस्म की फुर्ती और तेजी खत्म कर दी थी। इस ख्याल से मैं परेशान हो गया कि मैं औरत के कब्जे में आ चुका हूँ। बूढ़ी औरत मुझे झुग्गी में ले आई। यहाँ सांपों की 6-7 छोटी बड़ी पिटारियां पड़ी थी। एक बूढ़ा सपेरा जिसके बाल सफेद हो गए थे बैठा नारियल का हुक्का पी रहा था। इसने बूढ़ी सपेरन से पूछा, कुलकर्णी, तुम्हारे सांपों ने ये क्या छोटा सा कीड़ा पकड़ा है, इसको छोड़ दो। बूढ़ी सपेरन ने मुझे हाथ में पकड़ रखा था। झुग्गी में मिट्टी के तेल की लालटेन जल रही थी और मिट्टी के तेल की बू फैली हुई थी। वो बूढ़े सपेरे के सामने बैठ गई। वो मुझे बड़े गौर से देख रही थी। कहने लगी, वसु, मुझे सांप अचरज लग रहा है। इसके बदन से इंसानों की बू आ रही है। क्या तुमको ये बू नहीं आई? बूढ़े सपेरे ने नारियल के हुक्के का कश लगाकर कहा, नहीं आई, ये तो मामूली सांप है, इसको बाहर फेंक दो। बूढ़ी सपेरन मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। फिर इसने मुझे नाक के पास ले जाकर सूंघा। इस वक्त मैंने इसे डसने की कोशिश की, लेकिन मैं अपना मुंह पूरी तरह न खोल सका। मेरे जिस्म की आधी ताकत भी नहीं रही थी। इसने मुझे बूढ़े सपेरे को भी सूंघाया और पूछा, अब बताओ, क्या तुम्हें इंसान की बू नहीं आती? बूढ़े सपेरे को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। कहने लगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम सठिया गई हो। ये कोई आवारा कीड़ा है, बाहर ले जाकर इसे छोड़ दो। मगर बूढ़ी सपेरन अपने बूढ़े सपेरे खामन से ज्यादा अक्लमंद और तजुर्बाकार मालूम होती थी। इसने मेरे जिस्म में छुपी हुई इंसान की बू महसूस कर ली थी। पता नहीं वो मेरे साथ अब क्या सलूक करने वाली थी। इतना मुझे मालूम हो गया था कि वो मुझे पकड़ने में बड़ी खुश थी। मैंने एक बार फिर वहां से भागने की कोशिश की, मगर मैं अपने जिस्म को पूरी तेजी के साथ ना हिला सका। बस जरा सा हिलजुल कर वहीं रह गया। बूढ़ी सपेरन ने अपने आदमी से कहा, ये भागना चाहता है, इसका मतलब है कि ये हमारी बातें सुन रहा है। बूढ़े सपेरे ने नारियल का हुक्का एक तरफ रख दिया और मुझे झुक कर गौर से देखने लगा। बोला, कुलकर्णी, लगता है तुम ठीक कह रही हो शायद। वो बोली, वासु, मैंने सारी जिंदगानी सांपों में गुजारी है। मैंने गुरु गोरख की भी सेवा की है। मैं गुरु गोरख के दरबार में सेवा करने वाले सांपों की बू पहचानती हूँ। ये गुरु गोरख के दरबार का सेवेदार सांप है। ये मर्द का रूप धार सकता है। बूढ़े ने कहा, तो फिर अभी तक इसने इंसान का रूप क्यों नहीं धारा? ऐसा करके ये यहाँ से फरार भी हो सकता है। बूढ़ी सपेरन कहने लगी, गुरु गोरख के दरबार के सांप कभी किसी संसारवासी पर अपना राज जाहिर नहीं करते। अगर वो दुनिया में रहने वाले किसी इंसान के सामने आदमी के रूप में जाहिर हो जाएं, तो गुरु गोरख के दरबार से हमेशा के लिए धुतकार दिए जाते हैं। बूढ़े सपेरे ने कहा, तो फिर तुम्हें इस सांप का क्या फायदा है? वो अपना मुंह खोल कर हंसने लगी। वसु, तुम बेवकूफ के बेवकूफ ही हो मूर्ख। मैं इस सांप पर गुरु गोरख का 30 दिन का चिला करूंगी। 30 दिनों के चिले के बाद ये सांप अपने आप मुझ पर अपना इंसानी रूप जाहिर कर देगा। फिर ये मेरा गुलाम हो जाएगा। मैं इसकी मदद से धरती के नीचे दबे हुए राजे महाराजों के सारे खजाने बाहर निकलवा कर संसार की सबसे दौलतमंद औरत बन जाऊंगी। बूढ़ा सपेरा मुतासिर हो गया। कहने लगा, ऐसा है तो इसको पिटारी में बंद करके अभी से चिल्ला शुरू कर दो। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास बड़ी धन दौलत आ जाए। बूढ़ी सपेरन ने मुझे एक पटारे में बंद कर दिया। बूढ़े ने कहा, तुम्हारे कालिये ने इसको टीका लगाया है कि नहीं? बूढ़ी सपेरन बोली, मेरा कालिया सांप इसकी गर्दन पर टीका न लगाता तो ये अब तक भाग गया होता। मुझ पर एक और नागहानी मुसीबत नाजिल हो गई थी। कहाँ मैं ललितपुर के स्टेशन पर आकर भोपाल की तरफ जा रहा था कि अपनी बीवी से जाकर मिलूंगा, और कहाँ इस बूढ़ी सपेरन के जाल में फंस गया था। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि मेरा जिस्म आधा सुन हो गया था और मैं अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकता था। ये एक नया अजाब मुझ पर नाजिल हुआ था। मैंने जानबूझकर अपनी इंसानी आवाज नहीं निकाली थी। अगर मैं ऐसा करता तो इन दोनों को पूरा यकीन हो जाता कि मैं इनके मतलब का ही सांप हूँ। फिर तो वो मुझे किसी हालत में भी आजाद न करते। मैं तो पहले ही काले सांप के बेहोशी वाले टीके से नीम जान हो चुका था। इस इंकशाफ के बाद कि मैं वाकई ही इंसान हूँ जिसने सांप का रूप धार रखा है, बूढ़ी सपेरन शायद मुझे किसी लोहे के संदूक में बंद कर देती और इसी वक्त मुझ पर काबू पाने का अमल शुरू कर देती। लेकिन इस चुड़ैल की कैद में ज्यादा देर रहना मेरे लिए नामुमकिन था। मैं वहां से फरार होने के तरीके सोचने लगा। मुझे यकीन था कि काले सांप ने मेरे जिस्म में जो जहर दाखिल किया है, इसका असर कुछ वक्त गुजरने के बाद जरूर खत्म हो जाएगा। फिर चाहे कुछ हो जाए, मैं पटारी को तोड़कर यहाँ से भाग जाऊंगा।
इस वक्त मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं सांप से इंसानी शक्ल में वापस आ जाऊं। इंसान की शक्ल इख्तियार करने के बाद सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो मुझे वहां रोक सकते, लेकिन खुदा जाने कब्र के अंदर किस किस्म के सांप ने मुझे काटा था कि इसके जहर का असर मुझे मुस्तकिल लगता था और लगता था कि अब शायद मैं कभी अपनी इंसानी शक्ल में वापस नहीं आ सकूंगा। मुझे बूढ़ी सपेरन और बूढ़े सपेरे की बातें करने की आवाजें आ रही थी। बूढ़ी सपेरन इसे कह रही थी कि कल बसंत पंचमी की रात है, मैं कल इस पर अपना चिल्ला शुरू करूंगी। बूढ़े ने इसे कहा, अच्छा अब बातें ना करो, मुझे नींद आ रही है। दोनों की आवाजें आना बंद हो गई। शायद वो सो गए थे। मैं पिटारी में नीम जान होकर पड़ा था, अपने जिस्म को ज्यादा हरकत नहीं दे सकता था। सारी रात मैं पिटारी में बंद अपनी किस्मत के उलट फेर पर सोचता रहा कि ढाके से निकलने के बाद मैं सोच भी नहीं सकता था कि कभी मेरी ये हालत भी हो जाएगी। रेलवे स्टेशन पर कोई गाड़ी आकर रुकी। शायद ये भोपाल जाने वाली गाड़ी थी। मुझे इसी गाड़ी पर सवार होना था। थोड़ी देर बाद गाड़ी के चलने की आवाज आई और आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज रात के सन्नाटे में तहलील हो गई। किसी वक्त दूर से किसी इंजन के शंट करने की आवाज आ जाती थी। रात मैं बेबसी के आलम में पिटारे में बंद पड़ा रहा और बाहर रात गुजरती चली गई। एक दो रेलगाड़ियां स्टेशन पर आकर रुकी और आगे भोपाल या दिल्ली की तरफ निकल गई। सुबह हो गई। मैं पिटारी में बंद था। पिटारी में अंधेरा था, दिन की रोशनी नहीं आ रही थी। बाहर लोगों की आवाजें और स्टेशन के हल्के हल्के शोर से मालूम हुआ कि दिन निकल आया है। इसी दौरान बूढ़े के खांसने की आवाजें आई और फिर ये आवाजें झुग्गी से बाहर चली गई। काफी वक्त गुजर गया। मुझे महसूस हुआ कोई झुग्गी में दाखिल हुआ है। ये बूढ़ी सपेरन थी। वो अपने आप से बातें कर रही थी। गुरु गोरख देव जी, मेरी तपस्या सफल कर देना। मैं तेरे सेवादारों की सेवादार हूँ। मुझे लक्ष्मी देवी के दर्शन करा देना। हिंदू लोग धन दौलत हासिल करने के लिए इसकी पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी जिस हिंदू को अपने दर्शन दे दे, इनकी अकीदत के मुताबिक वो आदमी मालामाल हो जाता है। इस बूढ़ी सपेरन के सर पर भी बुढ़ापे में दौलत का भूत सवार हो गया था। इस औरत ने मेरी पटारी को उठा लिया और वहां से चल पड़ी। वो चलती गई। मुझे कुछ पता नहीं वो मुझे लेकर कहां जा रही थी। मैंने एक दो बार अपने साथी कमांडो मंजर खालिद की बू सूंघने की कोशिश की, मगर काले सांप के जहर के असर से मेरी बू सूंघने की हिस्स भी कमजोर पड़ गई थी। मुझे किसी सम्मत से भी कमांडो खालिद की बू न आई। मेरा ख्याल है कि बूढ़ी सपेरन मेरी पटारी को लेकर घंटा डेढ़ घंटा पैदल चलती रही होगी। वो किसी वक्त कोई मंत्र भी गुनगुनाने लगती थी जो मेरी समझ से बाहर था। एक जगह पर वो रुक गई। मुझे महसूस हुआ कि वो बैठ गई है। इसने बैठते हुए गहरा सांस लिया था। फिर मुझे ऐसे लगा जैसे वो कोई सीढ़ियां उतर रही है। सीढ़ियां उतरने के बाद वो किसी तरफ चल पड़ी। वो दोबारा रुकी और बैठ गई। इसने मेरी पिटारी जमीन पर रख कर इसे हाथों से धकेल कर जैसे किसी दीवार के साथ लगा दिया। मुझे बूढ़ी सपेरन के मंत्र पढ़ने की गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी। कुछ देर के बाद वो उठी और बोली, गोरख देव, मैं आज रात के पिछले पहर तेरा चिल्ला काटने आऊंगी। मेरा चिल्ला स्वीकार करना। और मंत्र पढ़ते पढ़ते वो मुझसे दूर हटती चली गई। फिर इसकी आवाज गायब हो गई। मेरी पिटारी का मुंह बंद था। मैंने कोशिश की कि अपना सर ऊपर उठाकर पिटारी के ढक्कन को अलग कर दूं, मगर मेरा सर डोलने लगा और मैं अपना सर ज्यादा ऊंचा न कर सका। इस काले सांप ने खुदा जाने मेरे अंदर किस किस्म का जहर दाखिल कर दिया था कि मैं पूरी ताकत से कोई हरकत भी नहीं कर सकता था। बेबसी की हालत में मैं पिटारी में पड़ा रहा। वक्त का एहसास खत्म हो गया था। कुछ मालूम नहीं था कि बाहर दिन कितना बाकी रह गया है, शाम हो गई है या नहीं। इतना मुझे एहसास था कि ये बूढ़ी सपेरन मुझे किसी जमीन के अंदर लाई है और मैं जमीन के नीचे किसी सुरंग या गार में पड़ा हूँ। बाहर कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। किसी वक्त कोई परिंदा बोलता हुआ आसमान पर से गुजर जाता था और इसकी आवाज मुझे बड़ी धीमी आती थी। इस औरत ने कहा था कि वो रात के पिछले पहर आएगी। आज रात से इसने मुझे हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाने के वास्ते मुझ पर अपना चिल्ला शुरू करना था। मैं पहले ही एक मुसीबत में फंसा हुआ था। कुछ मालूम नहीं था कि ये औरत मुझे किस नई मुसीबत में फंसाने वाली थी। मैं पटारी से निकलकर भाग जाना चाहता था, लेकिन मेरे जिस्म की ताकत मेरा साथ नहीं दे रही थी। बाहर खामोशी ज्यादा गहरी हो गई थी। शायद रात हो गई थी। बूढ़े सपेरन ने रात के पिछले पैर मुझ पर चिल्ला करने और मंत्र फूंकने के लिए आना था। मैं इसके आने से पहले वहां से भाग जाना चाहता था,
लेकिन ये बात मेरे इख्तियार में नहीं रही थी। मैं दुआएं मांगने लगा कि खुदा मुझे इस अजाब से निजात दिलाए और मुझे ताकत दे कि मैं पिटारी में से निकलकर फरार हो सकूं। अचानक मुझे एक बू महसूस हुई। सांप होने की वजह से मैंने इस बू को फौरन पहचान लिया। बू मेरी पिटारी के करीब आ रही थी। ये बू मुझे इसलिए महसूस हुई थी कि ये मुझसे ज्यादा दूर नहीं थी। ये किसी दूसरे सांप की बू थी जो मादा सांप यानी नागन थी। सांप नर और मादा की बुओं को दूर से पहचान लेते हैं। मैं कुछ ना समझ सका कि ये नागन यहाँ क्या करने आ रही है। हो सकता था कि वो इस जगह रहती हो और रात को अपने ठिकाने पर वापस आई हो। इतना मुझे यकीन था कि नागन को भी मेरी बू आ गई होगी और जब वो वहाँ एक पिटारी देखेगी तो जरूर इसे खोलने की कोशिश जरूर करेगी। मैंने बाहर की आवाजों पर कान लगा दिए। पिटारी से बाहर हल्की हल्की फनकारने की आवाजें आने लगी थी। ऐसे महसूस हो रहा था कि जो नागन वहां आई है वो मेरी पिटारी के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए आहिस्ता आहिस्ता फनकार रही है। मैं खामोश रहा और अपनी तरफ से किसी किस्म की फनकार की आवाज न निकाली। मैं देखना चाहता था कि ये नागन मेरी पिटारी के गिर्द चक्कर क्यों लगा रही है और अपनी फनकारों से मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रही है या मुझे अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसे पता चल गया था कि पिटारी के अंदर एक नर सांप है। नागन की फनकारें रुक गई थीं। मेरी पिटारी तीलियों को जोड़कर बनाई गई थी, जिस तरह आम तौर पर सपेरों की पिटारियां होती हैं। इसके ऊपर तीलियों का बना हुआ ही ढक्कन था जो नीचे से ऊपर करने से खुल जाता था। मेरी पिटारी हिलने लगी। मैंने महसूस किया कि नागन पिटारी के ऊपर चढ़ रही है। फिर अचानक पिटारी का ढक्कन ऊपर उठकर एक तरफ को गिर पड़ा। नागन ने इसे अपने सर से ऊपर उठाकर दूसरी तरफ फेंक दिया था। मैं नकाहत की वजह से थोड़ा सा ही सर ऊपर उठा सकता था। मैंने सर उठाकर ऊपर देखा। अंधेरे में मुझे एक स्याह रंग के सांप का सर दिखाई दिया जिसकी सुर्ख आंखें मुसलसल मेरी तरफ देख रही थी। ये नागन थी। इसके जिस्म की तेज बू मुझे बराबर आ रही थी। मैं भी इसे तक रहा था। दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि इसने मेरी मदद के लिए एक सांप को भेज दिया। कम से कम पिटारी का ढक्कन तो खुल गया। अब मैं इस कमजोरी और नकाहत की हालत में भी वहां से निकल कर फरार हो सकूंगा।